नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ निकिता सजवान। मुंबई बुलेटिन की शुरुआत से पहले रुक करते हैं हेडलाइंस का। दिल्ली दौरे पर सूबे के मुखिया धामी एनडीए गठबंधन की अहम बैठक में हुए शामिल। पास हुआ पीएम मोदी के लिए अभिनंदन प्रस्ताव। भविष्य की रणनीति पर हुआ मंथन। हरीश रावत ने मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम सारकोट में जमीन की खरीद फरोख्त पर सरकार को घेरा। कहा, भरारी सैंड के नोटिफाइड एरिया को किया खत्म। जानबूझकर बीजेपी ने उठाया कदम। हल्द्वानी में शुरू हुई कैंची धाम मेले की तैयारी। व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटे अधिकारी। सड़क किनारे अस्थायी अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी। और मसूरी में झड़ीपानी रोड पर खारी में गिरी कार। दर्दनाक हादसे में गई 4 लोगों की जान। कार का ब्रेक फेल होने से हुआ हादसा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सीएम धामी की खबर से। बुधवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर रहे हैं। यहां सीएम धामी ने भारत मंडपम में आयोजित हुई एनडीए गठबंधन की अहम बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में पीएम मोदी के लिए अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया गया। इसके अलावा मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों की समीक्षा हुई। एनडीए के नेताओं ने भविष्य की रणनीतियों पर भी इस दौरान चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 12 साल पूरे हो चुके हैं। इन 12 सालों में उत्तराखंड को 2 लाख करोड़ से ज्यादा की केंद्रीय विकास योजनाएं मिले हैं, जिससे राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार का दावा बीजेपी कर रही है। बीजेपी कह रही है कि देवभूमि में विकास की बयार साल 2014 के बाद बही है, लेकिन कांग्रेस इन दावों पर सवाल उठा रही है। रिपोर्ट देखिए। मोदी सरकार का 12 साल का कार्यकाल, उत्तराखंड को मिला 2 लाख करोड़ का विकास उपहार। बीजेपी का दावा, 2014 के बाद देवभूमि में बहे विकास की बयार। बीजेपी के दावों पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। एनडीए सरकार ने 12 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है, लिहाजा प्रदेश में भी बीजेपी जश्न मना रही है। प्रदेश के धार्मिक स्थलों पर विशेष पूजा अर्चना कर उनके दीर्घायु की कामना की गई। साथ ही इस मौके पर भाजपाइयों ने डबल इंजन सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का भी फैसला लिया। सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में बहती विकास की बयार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। सीएम धामी ने कहा कि 12 सालों में देवभूमि के विकास को नई गति मिली है। उन्होंने बताया कि इन 12 सालों में उत्तराखंड को 2 लाख करोड़ से ज्यादा की केंद्रीय विकास योजनाएं मिली हैं। उत्तराखंड में सड़क और परिवहन की क्रांति ऑल वेदर रोड के तौर पर देखी जा सकती है। रेल और हवाई सेवाओं का भी विस्तार हुआ है। धार्मिक और सांस्कृतिक पुनरुत्थान हुआ है। सीमांत गाँव का विकास हुआ है। स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक कल्याण हुआ है। बीजेपी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड को अपना दूसरा घर मानते हैं। वो जब जब उत्तराखंड आते हैं तो देवभूमि को बड़ी सौगात देकर जाते हैं। आज बड़े ही गौरव का क्षण है, गौरव का दिन है कि हमारे देश के यशस्वी, जो देश ही नहीं पूरे विश्व के नेता नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने 12 वर्ष आज अपनी सरकार के पूर्ण किए हैं, जो ऐतिहासिक। क्योंकि आपने देखा हमारी माँ बहनें, बच्चे शौचालय नहीं होते थे, खेतों में जाकर वो ये काम करते थे और उन्होंने घर घर शौचालय बनाने का काम किया। हमारी बहनें लकड़ी बीनकर, घास बीनकर हमारा चूल्हा जलाती थी और उनको कई सांस की बीमारियां होती थी। उन्होंने उज्ज्वला योजना शुरू की और उससे बड़ा काम जो हमारे 500 वर्ष से हिंदू धर्म, सनातन धर्म का था, राम मंदिर का निर्माण, वो उन्होंने पूर्ण कराया। और जम्मू कश्मीर जो लगता था कि हमारे देश का हिस्सा ही नहीं है, तो उन्होंने 35 और धारा 370 भी हटाई। विभिन्न ऐसे काम किए जिससे आज देश का नाम पूरे विश्व में हमारा ऊपर हो रहा है, जिससे आज देश का नाम पूरे विश्व में हमारा ऊपर हो रहा है। हालांकि कांग्रेस ने बीजेपी के इन दावों पर सवाल उठाया है। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी का कहना है कि प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है, गांव खाली हो रहे हैं, पहाड़ों पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, स्कूलों में शिक्षक नहीं है, पहाड़ों पर स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त नहीं है और सरकार 12 साल का जश्न मना रही है और उपलब्धियां गिनाई जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी जी का 12 साल का कार्यकाल बिल्कुल निराशाजनक रहा। कोई भी ऐसा इन्होंने बड़ा काम नहीं किया जिसको हम भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि कह सकें। 12 साल में आप 12 ऐसे बड़े काम बता दीजिए जो आप उपलब्धि जिसकी हम आपकी कह सकें। आज जो भी
योजनाएं यहाँ पे बनी हैं, जो योजनाओं का आप शिलान्यास कर रहे हैं, लोकार्पण कर रहे हैं, वो सब कांग्रेस के समय की है। कांग्रेस ने ये योजनाएं स्वीकृत करी थी और उसी का आप लोकार्पण कर रहे हैं। आपने तो 12 साल में सिर्फ जुमलेबाजी करी है, भ्रष्टाचार आप लोगों ने किया है, महंगाई अपने चरम पर पहुंच चुकी है। फिलहाल तो बीजेपी पीएम मोदी के 12 साल के कार्यकाल का जश्न मना रही है। पार्टी ने प्रदेश में कई कार्यक्रमों की भी शुरुआत की है। इन कार्यक्रमों के जरिए एनडीए सरकार की उपलब्धियों को गिनाया जा रहा है। भाजपा का फोकस 2027 का विधानसभा चुनाव है। देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। नरेंद्र नगर में निकाय चुनाव के दौरान एक बूथ पर बवाल हो गया, क्योंकि इस मतदान केंद्र पर मंत्री सुबोध उनियाल और यूकेडी नेता प्रमिला रावत के बीच तीखी झड़प हो गई। मंत्री जी के बूथ के अंदर जाने पर हंगामा खड़ा हो गया और सवाल उठने लगे कि क्या मंत्री जी चुनावी आचार संहिता के प्रोटोकॉल को भूल गए। रिपोर्ट देखिए। मंत्री जी को सत्ता का गुरूर, पागल के बच्चे को नहीं है। सत्ता की हनक में मंत्री जी भूल गए प्रोटोकॉल। अब सुनो, मुझे बार-बार बोलने मत। मैडम सुनो, ये बूथ में मंत्री की एंट्री पर हंगामा जोरदार। अंदर नहीं जाएंगे भाई साहब, प्रोटोकॉल के। हाँ पागल है हम लोग, हम पागल है। यूकेडी नेता से हुई मंत्री सुबोध की तकरार। चुप रहो, आप चुप रहो। पूरा प्रदेश लूट दिया भारतीय जनता पार्टी ने। मंत्री हैं तो क्या प्रोटोकॉल भूल जाएंगे? सत्ता में बैठी सरकार ने प्रदेश को बर्बाद कर दिया। ये शब्द हैं महिला यूकेडी नेता प्रमिला रावत के। मंत्री सुबोध उनियाल और यूकेडी की महिला नेता की तू मैमे का वीडियो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया। तो वहीं चुनावी प्रोटोकॉल को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे। पहले आप ये वीडियो देखिए। बात है मंत्री जी, आप नहीं अलाउड ही नहीं ना। आप मंत्री, आप पूरे प्रदेश के मंत्री है, आप खाली भाजपा के नहीं है। अब आपको कुछ नहीं है, ऐसे मत कीजिए। मैंने कहा क्या कर रहे हैं? अंदर नहीं आएंगे, क्या कर रहे हैं? बूथ में नहीं आएंगे। क्यों है? जी बूथ में नहीं आ सकते आप। पागल के बच्चे को नहीं है। ये पागल के बच्चे उत्तराखंड के हैं सर। भैया सुनो, आप अब सुनो, मुझे बार-बार बोलने मत। मैडम सुनो, ये कैसे बात कर रहे हो? कैसे बात कर रहे हो? आप नहीं आ सकते। आप खाली भाजपा के मंत्री नहीं, आप पूरे प्रदेश के मंत्री हो। आप नहीं आ सकते बूथ में, अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है, बिल्कुल अलाउड नहीं है। चुप रहो, आप चुप रहो। पूरा प्रदेश लूट दिया भारतीय जनता पार्टी ने। बदतमीजी करोगे भी हमसे? पुलिस की किस बात की पुलिस मुकदमा करो, उठाओ मुकदमा करो। अंदर नहीं जाएंगे भाई साहब, प्रोटोकॉल के। हाँ पागल है हम लोग, हम पागल है, हम पागल है। भाई साहब हमने आपको प्रणाम किया है। आप मंत्री पूरे प्रदेश के, बात कर रही हो आप पूरे प्रदेश के मंत्री हो। आप अंदर प्रोटोकॉल नहीं जा सकते। मैं पूछ सकता हूँ कितनी पोल हुआ है? मैं पूछ सकता हूँ। नहीं पूछ सकते, अंदर नहीं आओगे। वो पूछने का अच्छा नहीं है, कोई मंत्री नहीं जाएंगे, ऐसा पता आपको? आपको जब पता नहीं है प्रोटोकॉल के हिसाब से नहीं जाएंगे अंदर। तुम लोग ड्रामा मत करो यहाँ पे, ठीक है? मंत्री जी और यूकेडी नेता के बीच ये झड़प उस वक्त हुई जब नरेंद्र नगर में निकाय चुनाव के दौरान मंत्री सुबोध उनियाल लाव लश्कर के साथ राजकीय महाविद्यालय में बनाए गए वार्ड नंबर 1 के बूथ पर पहुंच गए। फिर क्या, मंत्री जी के बूथ के अंदर जाने का यूकेडी की महिला नेता ने पुरजोर विरोध किया। देखते ही देखते बूथ में माहौल गर्मा गया, जहां महिला नेता और मंत्री के बीच तीखी बहस हो गई और फिर विवाद बढ़ता देख मंत्री जी समर्थकों के साथ वहां से चले गए। लेकिन जैसे ही वीडियो वायरल हुआ तो राजनीतिक माहौल गर्मा गया और सवाल उठने लगे कि कैसे मंत्री जी चुनाव आयोग के नियमों की अनदेखी कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार किसी भी मंत्री या विधायक को लाव लश्कर के साथ पोलिंग बूथ में जाने की अनुमति नहीं है। मतदान केंद्र के अंदर केवल मतदाता, उम्मीदवार और पोलिंग एजेंट ही जा सकते हैं। मंत्री या विधायक भी केवल मतदाता के तौर पर ही बूथ के अंदर जा सकते हैं। देखिए, जो वीडियो सोशल मीडिया में चल रहा है मैंने भी देखा है, लेकिन इसकी सत्यता क्या है इसको तो बाद में पता चलेगा। इस जांच का विषय की सत्यता क्या है इसकी। लेकिन अगर इस प्रकार की घटना हुई है, एक मंत्री किसी बूथ के अंदर जाके लोगों को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र के लिए बहुत ही गंभीर खतरा है। उत्तराखंड में इस प्रकार की परिपाटी नहीं रही है। कोई भी मंत्री किसी भी जाके प्रभावित कर दे या इस प्रकार का व्यवहार करे तो ये लोकतंत्र में शोभा भी नहीं देता और इस प्रकार की घटना होनी भी नहीं चाहिए। मामले में अब जहां एक और सियासत गरमा रही है तो वहीं सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है और अब सबकी नजर निर्वाचन आयोग पर टिकी है कि क्या मामले में निर्वाचन आयोग कोई कार्रवाई करता है।
वहीं विपक्ष भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में दिख रहा है ताकि 2027 चुनाव में इसे मुद्दा बनाकर बीजेपी को डंड पहुंचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रफ्तार मीडिया। पूर्व सीएम हरीश रावत ने ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण के मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम सारकोट में जमीनों की खरीद फरोख्त को लेकर प्रदेश सरकार को घेरा है। हरदा ने कहा कि ऐसा लगता है कि जानबूझकर ये कदम उठाया गया है ताकि भराड़ीसैंण को राजधानी न बनाया जा सके। हरीश रावत ने बताया कि साल 2016 में कांग्रेस सरकार ने ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण के लिए नोटिफाइड एरिया घोषित किया था। इससे जमीनों की बिक्री पर रोक लगी थी, लेकिन बीजेपी ने ये व्यवस्था हटा दी है। अरे और जगह तो छोड़ो, मुख्यमंत्री के गोद लिया हुआ गांव सारखेत भराड़ीसैंण में, वहाँ सब जमीनें खरीदी हैं इधर उधर जो है। ऐसा लग रहा है न बांस रहेगा न बांसुरी बचेगी, न जमीन ही नहीं रहेगी, तो फिर गैरसैंण की राजधानी कहाँ से आएगी? ये तो उत्तराखंड वालों को सोचना है ना। आज भराड़ीसैंण का सपना तुम्हारा पूरा होगा। अब तो ये है कि बड़ा अच्छा हो कि राज्य को संबोधित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री कह दें लोगों से, यार ये भराड़ीसैंण गैरसैंण छोड़ो, अब तो यहाँ की ज़मीनें सब बिक गई हैं, अब है ही नहीं। इन्हें सारी ज़मीनें बिकवा दी हैं। हमने कांग्रेस की गवर्नमेंट ने 2016 के अंदर नोटिफाइड एरिया डिक्लेयर किया था चारों तरफ का। हमने उनकी ज़मीनों की बिक्री पर रोक लगाई थी और यूहडा नाम की संस्था बनाई थी ताकि भराड़ीसैंण टाउन से बनाया जा सके। और गैरसैंण की अवस्थापना निर्माण निगम के लिए हमने गैरसैंण अवस्थापना एवं विकास निर्माण निगम की स्थापना की थी। इन्होंने वो सारी संस्थाएं डिस्मेंटल कर दी, अब ज़मीनें बिक रहे हैं। और मुझे पता चला ये ज़मीनें जो है जो खरीदी जा रही है ये भाजपाइयों के कुछ रिश्तेदार हैं और एक आध कोई गुजरात के भाई हैं जिनको ये लोग 5 स्टार होटल के लिए भराड़ीसैंण के हमारे जो हमने विधानसभा भवन बनाया है उसको बेचना चाह रहे हैं। तो उसने कहा भाई मेरे इतने से तो काम चलेगा नहीं, तो उसे कह दिया कि जितनी ज़मीन खरीद सकते हो खरीदो जो है। गदरपुर में बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने रैली निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही इस दौरान प्रधानमंत्री का पुतला दहन भी किया गया। इस कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार महंगाई पर नियंत्रण करने में पूरी तरह नाकाम रही है। हर दिन प्रतिदिन कई गुना महंगाई बढ़ रहा है, उसके खिलाफ जन आक्रोश है। जन आक्रोश के वजह से लोगों ने आज माननीय प्रधानमंत्री जी का जो पुतला फूंका है। हमारे किसान भाइयों को आज धान लगाई का टाइम है, सीजन शुरू हो गया है। किसी भी सहकारी समिति में जाओ, आज तक जो आज हालत है बद हालत किसानों का कभी नहीं हुआ होगा। किसानों की एक लिमिट बनी है, वो लिमिट के बावजूद भी कहा जा रहा है कि आप खतौनी में परमिशन लेके आओ। फिर सोसाइटी में वो लिमिट किस बात की बनी है? 40 सालों से वो लिमिट चली आ रही है। आज उनसे कहा जा रहा है कि तुम दोबारा खतौनी लेके आओ। और बुधवार को राजधानी देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता विनीत प्रसाद भट्ट ने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग सत्ता के दबाव में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में पार्टी प्रत्याशी और पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन का नामांकन बिना किसी उचित कारण के निरस्त कर दिया गया। इस विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए धरना दिया। मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से सत्तारूढ़ दल ने कांग्रेस प्रत्याशी आदरणीय मीनाक्षी नटराजन जी का नामांकन झूठे निराधार आधारों पर रद्द किया है, चुनाव आयोग के साथ मिलकर उनका नामांकन निरस्त किया गया है, उसके खिलाफ हम यहाँ पे बैठे हैं। और हमारी मांग है कि तत्काल उनका जो चुनाव आयोग ने उनका नामांकन निरस्त किया है उसे बहाल किया जाए, क्योंकि जिस आधार पर चुनाव आयोग ने उनका नामांकन दर्ज किया वो एक कंप्लेंट केस है और उसमें अभी ना उनकी कोई अभी उनकी वहाँ पे अभी बयान हुए हैं ना कुछ हुआ है, फिर भी उन्होंने उनका नाम उसके आधार पर उनका नामांकन निरस्त कर दिया। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान यानी PMSMA के 10 साल पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर उत्तराखंड में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सभी जिलों में विशेष PMSMA सत्र आयोजित किए गए। इस दौरान राज्य में कुल 6,997 गर्भवती महिलाओं को जांच सेवाएं प्रदान की गई। इनमें 4,021 महिलाओं को आयुष्मान आरोग्य मंदिर और 3,129 महिलाओं को अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में सेवाएं दी गई। वहीं 709 जोखिम गर्भ अवस्थाओं की पहचान की गई और 613 मामलों में जरूरी प्रबंधन सुनिश्चित किया गया।
हमारा सतत विकास लक्ष्य का भी एक हमारा गोल है, एसडीजी गोल भी यही है कि हम अपने एमएमआर है जो मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो है उसको भी लेस देन 70 कर सके। तो इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि जो भी मातृ शिशु कल्याण के अंदर का जो भी योजनाएं आ रही हैं या जो भी दिवस बना रहे हैं हम उसको इस तरह चलाएं, इस तरह साकार करें कि हमारे जो गर्भवती महिलाएं, कम से कम हमारे राज्य में 2 लाख गर्भवती महिला हैं, तो उनको समय पे हम इलाज दे सकें और अपने सतत विकास लक्ष्य जो एमएमआर है उसको भी हम कम कर सकें। और बहुत अच्छा लग रहा है कि कल हमारा 10 साल पूरा हो गया है। ये जो अभियान है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, ये हर माह की 9 तारीख को संचालित किया जाता है और ये 2016 से शुरू हुआ है। तो कल भी हम लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के सारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर में भी हमारी चिकित्सा इकाइयों में लगभग 2500 हमारी चिकित्सा इकाइयाँ हैं, उसमें हम लोगों ने सेवाएं प्रदान करने की पूरी कोशिश करी। तो 7000 महिलाओं को हमने इसमें हाई रिस्क प्रेगनेंसीज के अंतर्गत उनकी स्क्रीनिंग करी और 700 हमें इसमें चिन्हित हुई। तो अब हमारा इसके अंतर्गत पीएमएसएमए पोर्टल भी है। तो राज्य स्तर से भी जिला स्तर से भी हम लोगों का एक इम्पॉर्टेंट ये कार्यक्रम होता है। मसूरी सिविल अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर खजान सिंह चौहान ने अस्पताल को रेफरल सेंटर बताए जाने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल में अस्पताल की ओपीडी में लगभग 80,000 मरीजों का इलाज किया गया है, जबकि करीब 20,000 इमरजेंसी मामलों को संभाला गया है। इसी के तहत 1 साल में 1 लाख से ज़्यादा मरीजों को स्वास्थ्य सेवाएं दी गई है। मेरे पास ये डाटा है, यहाँ पे अभी मैंने 1 साल का डाटा निकाला है। हम लोगों ने जो है यहाँ पे जो ओपीडी देखी गई है हमारे द्वारा, ये 84,000 प्लस देखी गई है और एमरजेंसी केसेस 20,000 से अबाव देखें नहीं, 1 लाख से ऊपर ज़्यादा मरीजों को देखा गया। जब मैंने नीचे रेफरल आंकड़ा निकाला तो 0.3% निकला, दैट इज़ नथिंग। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये जो रेफरल सेंटर बन गया है? जो मैं आपको डाटा दूंगा, अभी आप चाहो तो इसको शेयर भी कर सकते हो कि हमने कितने मरीज़ देखे पूरे हॉस्पिटल में, कितने एक्सरे हुए, कितने अल्ट्रासाउंड हुए, कितने पैथोलॉजी जांच हुई, कितनी भर्ती हुई, कितनी डिलीवरी हुई, कितने ऑपरेशन हुए। मेरे पास सारे डाटा अवेलेबल है। तो इसलिए मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो बता रहा हूँ तथ्यों के साथ बता रहा हूँ। तो जो भी ये कहता है कि ये रेफरल सेंटर बन गया, देखिए लोगों की मन की भड़ास है। कोई स्पेशली मैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसी चीज़ें ना बोलें। हल्द्वानी में 15 जून को होने वाले कैंची धाम मेले को लेकर प्रशासन और पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी है। सिटी मजिस्ट्रेट और एसपी सिटी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सड़क चौड़ीकरण और मरम्मत कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर विभागों को जल्द कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही सड़क किनारे अस्थायी अतिक्रमण हटाने के आदेश भी दिए। कैंची धाम का मेला है, 15 जून को उसके डेट नियत है और कल इसमें डीएम साहब के स्तर से बैठक आयोजित की गई थी। और चूँकि हल्द्वानी हमारा रेल हेड है और यहाँ पर विभिन्न बसों के माध्यम से भी और ट्रेन के माध्यम से भी यात्री आते हैं, तो उसको देखते हुए हम लोग काठगोदाम रेलवे स्टेशन, हल्द्वानी रोडवेज स्टेशन और केमू स्टेशन से शटल सेवा चलाएंगे पूर्व की भांति। और उसके लिए भी किराया जो है वो नियत किया गया है और शटल की संख्या भी निर्धारित की गई है, जिसमें रोडवेज की बसें हैं, केमू की बसें हैं। और ये 14 तारीख की रात्रि से ही हम लोग इसको फंक्शनल करेंगे। जो लोग देर रात ट्रेन के माध्यम से आएंगे, बसों के माध्यम से आएंगे, उनको भी ये सुविधा देंगे और फिर प्रातःकाल 15 तारीख से इसको संचालन किया जाएगा। राजधानी देहरादून में जिला प्रशासन प्री मानसून और मानसून से होने वाली दिक्कतों से निपटने के लिए शॉर्ट टर्म निस्तारण पर काम कर रहा है। बता दें कि जिलाधिकारी आशीष चौहान ने जल भराव की समस्या के समाधान को लेकर संबंधित विभागीय अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि जिले के देहरादून, ऋषिकेश, मसूरी और विकासनगर सहित कुल 61 स्थान चिन्हित किए गए हैं जहाँ मानसून के दौरान जल भराव की समस्या होती है। समस्या के स्थायी समाधान के लिए जिलाधिकारी ने विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के लिए कहा है। इस संबंध में वाटर लॉगिंग को लेके या डिज़ास्टर के प्रिपरेशंस को लेके, डिज़ास्टर मैनेजमेंट की प्रिपरेशंस को लेके मेरे द्वारा जो मीटिंग्स की गई है उसमें 2-3 पॉइंट्स जो आइडेंटिफाई हुए थे उन पे मैंने स्पॉट इंस्पेक्शन करने के बाद में, जिसमें रिस्पना, ISBT और थर्ड आपका IT पार्क वाले 3 प्रॉब्लमेटिक पॉइंट्स को हम लोगों ने अभी आइडेंटिफाई किया और उन तीनों पॉइंट्स के जो रेमेडीज़ हैं वहाँ पे वाटर लॉगिंग की, उसको भी हम लोगों ने चॉक आउट किया है और उसमें कुछ चीज़ें अभी हो जाएंगी और कुछ को लॉन्ग टर्म प्लानिंग के थ्रू हम लोग एड्रेस करने की कोशिश करें। इसी तरीके से लगभग 62 पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया गया जो वाटर लॉगिंग के हैं एंटायर टाउन और जो हमारे मसूरी और ऋषिकेश के टाउन हैं उनको मिला के। तो उसके लिए मेरे द्वारा नगर निगम, नगर पालिका और SDMs को डायरेक्शंस भी दिए गए कि कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स किए जाएँ और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की मदद से इस तरीके के इश्यूज़ को प्रॉपर्ली एड्रेस किया जाए।
मसूरी में झड़ीपानी रोड पर एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। हादसे की सूचना पर पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची, जहां खाई से कार सवार 4 लोगों के शवों को रेस्क्यू किया गया। बताया जा रहा है कि ब्रेक फेल होने की वजह से कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी। बताया जा रहा है कि कार सवार उत्तरकाशी से आए थे। फिलहाल शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। काशीपुर में एसटीएफ और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए संदिग्ध कार से भारी मात्रा में असला और कारतूस बरामद किया है। मामले का खुलासा करते हुए एसटीएफ एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि कार्रवाई सत्यापन अभियान के तहत काशीपुर के कटोरा ताल क्षेत्र में की गई है। पुलिस ने कार से 12 बोर की पंप एक्शन बंदूक, सेमी ऑटोमेटिक राइफल, 32 बोर की सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 32 बोर की रिवॉल्वर और 237 कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस को इनके फर्जी लाइसेंस भी मिले हैं। उन्होंने बताया कि आरोपी एसटीएफ के रडार पर है। अब तक 5 गिरफ्तारी हो चुकी है। कल काशीपुर क्षेत्र में भी एक इनपुट के आधार पर एक स्विफ्ट गाड़ी में भारी मात्रा में हथियार होने की सूचना प्राप्त होने पर संयुक्त टीम उधम सिंह नगर पुलिस और एसटीएफ कुमाऊं द्वारा जो है गाड़ी की तलाशी ली गई और उसमें से 4 वेपन मिले, जो सेमी ऑटोमेटिक बंदूक थी और एक राइफल है सेमी ऑटोमेटिक, एक रिवॉल्वर और एक पिस्टल मिले और 237 कारतूस बरामद हुए। चूँकि पूर्व में भी एसटीएफ द्वारा इस सत्यापन अभियान के दौरान 3 मुकदमे दर्ज कराए गए थे, जिसमें अब तक 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। तो फर्जी लाइसेंस बनाकर इसका दुष्प्रयोग की सूचना के आधार पर इसमें इस तरह की कार्रवाई हुई है। और साथ ही साथ ये वेपन जो बरामद हुए, इसकी जो इन्वेस्टिगेशन में और जांच पड़ताल में पता चला, जो अभियुक्त इसमें अभी नेम्ड किए गए हैं, ये उनके परिवारजनों और उनके थे और उन्हीं के नाम पर कहीं ना कहीं दूसरे गन हाउस से इसको चढ़ाया गया था। रुड़की की गंगनहर कोतवाली पुलिस ने ज्वेलर्स की दुकान में हुई बड़ी चोरी का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 1400 ग्राम सोने चांदी के आभूषण बरामद किए गए हैं। एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी साहिन को उत्तर प्रदेश के बड़ौद क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। मामले में शामिल 2 अन्य आरोपियों को बागपत पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिन्हें जल्द ही बी वारंट पर रुड़की लाया जाएगा। चोरी हुई थी बीटीगंज क्षेत्र में और इसमें 4 अभियुक्त प्रकाश में आए और 1 की अरेस्टिंग हुई है और उससे बड़ी मात्रा में ज्वेलरी बरामद हुई है। और इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, जो बाकी 3 एक्यूज हैं उसमें से 2 बिनौली थाने द्वारा अरेस्ट किए गए, वो जेल में है बागपत में। उनको वारंट बी पे लेके आया जाएगा और 1 अभी इसमें फरार है, इसको अरेस्टिंग का प्रयास कर रहे हैं उस पे। और जो आज शाइनी अरेस्ट हुआ है, इस पे 28 मुकदमे जो हैं वो चोरी के विभिन्न दिल्ली, एनसीआर, बागपत इन क्षेत्रों के हैं, तो काफी एक्टिव क्रिमिनल है। रुड़की पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है। बता दें कि पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गंगनहर कोतवाली पुलिस ने पनियाला तिराहे से आयान और अजय को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 11 गाड़ियां बरामद की है। एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि आरोपी चोरी के वाहन को मॉडिफाई कर बाजार में बेचते थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है। एक मोटरसाइकिल चोर गिरोह पकड़ा गया है, जिसमें कि 2 लोग पकड़े गए हैं और इनके कस्टडी से चोरी की एक चोरी का 1 स्कूटर और 10 मोटरसाइकिल बरामद हुए हैं और बाकी सब पूछताछ चल रही है। कुछ और फर्दर रिकवरीज होंगी, फिर आपसे शेयर करेंगे। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जाते जाते एक बार फिर रुक करते हैं हेडलाइंस का। दिल्ली दौरे पर सूबे के मुखिया धामी एनडीए गठबंधन की अहम बैठक में हुए शामिल। पास हुआ पीएम मोदी के लिए अभिनंदन प्रस्ताव। भविष्य की रणनीति पर हुआ मंथन। हरीश रावत ने मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम सारकोट में जमीन की खरीद फरोख्त पर सरकार को घेरा। कहा, भरारी सैंड के नोटिफाइड एरिया को किया खत्म, जानबूझकर बीजेपी ने उठाया कदम। हल्द्वानी में शुरू हुई कैंची धाम मेले की तैयारी। व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटे अधिकारी। सड़क किनारे अस्थायी अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी। और मसूरी में झड़ीपानी रोड पर खारी में गिरी कार। दर्दनाक हादसे में गई 4 लोगों की जान। कार का ब्रेक फेल होने से हुआ हादसा।